आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जर्मन एम्बेसी के लिए विडेक्स वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। विडेक्स वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, ये ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों वीजा के लिए इस्तेमाल होता है। लॉन्ग टर्म वीजा को कहते हैं जी नेशनल वीजा या फिर डी कैटेगरी का वीजा। इसमें शामिल है जी स्टडी वीजा, जॉब वीजा, फैमिली रियूनियन वीजा, एयू पेयर वीजा या फिर लैंग्वेज वीजा एक्सेट्रा। और ये वीजा 90 डेज से ज्यादा के स्टे के लिए होता है। दूसरा वीजा है जी शॉर्ट टर्म वीजा। इसमें शामिल है टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा या फिर कोई बिजनेस ट्रिप वगैरह। ये वीजा जो है ना, ये 90 डे के स्टे के लिए होता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीजा एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। तो चलिए जी, आज मैं आपको लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। विडेक्स वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का बेनिफिट ये है कि इसके एंड पे आपको बारकोड मिल जाता है जिसको वीजा ऑफिसर स्कैन कर लेता है और स्कैन करने से आपके डाटा की फास्ट प्रोसेसिंग होती है। ये वीजा ऑफिसर के लिए भी आसानी है और आपके लिए भी आसानी है। दूसरा ये कि इसमें जो ना गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि ये कंप्यूटर पे फिल होना है। इसमें यह कि वैसी ही फिलिंग होगी जिस तरह की एम्बेसी को चाहिए होती है। इसमें फिर ये नहीं होता कि आपको बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चल पड़ती है कि एम्बेसी कहती है कि आपने ये क्यों लिखा, आपने ऐसे फॉर्मेट में क्यों लिखा। ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जिस तरीके का उनको फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है वैसा ही फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आपसे फिल होता है। अदरवाइज ये आपको जो है ना एरर शो करवा देगा। इन शॉर्ट में आपको ये कहूंगा कि ये PDF वाले एप्लीकेशन फॉर्म से मच बेटर है ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हो, ऑफलाइन यानी कि PDF फॉर्म वाला और दूसरा ऑनलाइन यानी कि विडेक्स वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, तो कोशिश करें कि आप ऑनलाइन विडेक्स वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें क्योंकि एम्बेसीज भी इसी को ही प्रेफर करती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप जो ना ऑफलाइन या PDF वाला जो ना वर्जन फिल करेंगे तो आपका मसला हो जाएगा, वो भी एक्सेप्टेड है। लेकिन यह है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वीजा ऑफिसर के लिए भी आसानी हो जाती है, उसको डाटा की प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। तो चलिए जी, आज मैं आपको विडेक्स वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे आएँ, बाकी बातें भी साथ साथ करेंगे। ये जी एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ से निकलेगा विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप फैमिली रियूनियन वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं, फैमिली रियूनियन वीज़ा भी जो है ना ये लॉन्ग टर्म वीज़ा ही होता है। तो इस पे जो है ना यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया। ये जो है ना इसकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। जो सी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगती है वो आप जो है ना उसमें चेंज कर लें। इंग्लिश अगर सूटेबल लगती है तो इंग्लिश में चले जाएँ। उसके बाद जनाब यहाँ पे आ जाएगा फैमिली नेम यानी कि लास्ट नेम या सुर नेम। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम। यहाँ पे आ जाएगा आपकी पैदाइश के वक्त जो आपका नाम था वो वाला। मिसाल के तौर पर अक्सर लड़कियों का नेम शादी से पहले उनके वालिद साहब के नाम के साथ होते हैं, तो यहाँ पे उनका फुल नेम आ जाएगा। फ़र्ज़ कर दी शादी से पहले नाम था जी फातिमा जवेद, फातिमा जवेद यहाँ पे लिख दें। उसके बाद उन्हें शादी के बाद नाम हो गया जी फातिमा शकील, तो फातिमा फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया, शकील लास्ट नेम यहाँ पे आ गया इन फैमिली नेम। तो इस तरीके से जो ना आप लिख देंगे। फर्स्ट नेम को गिवन नेम भी कहते हैं। हाँ, उसके बाद आगे जी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से लिखनी है कि सबसे पहले आपका डे आए, फिर मंथ, फिर उसके बाद ईयर आए। मिसाल के तौर पे आपकी डेट है जी 27 अप्रैल 1985, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप गलत एंट्री करेंगे तो साथ ही ये कॉलम जो ना ये रेड हो जाएगा। आपने ये सारे फिल करने हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म में जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार जिनके एस्टेरिक्स, जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ जिन खानों के ऊपर, वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। हाँ, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ अगर आप वो नहीं फिल करेंगे, उनको खाली छोड़ देंगे तो वो रेड होते जाएंगे, या उनके ऊपर गलत एंट्री करेंगे तो वो भी रेड हो जाएंगे। तो ये विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म का ये फ़ायदा है कि ये आपसे वही एंट्री करवाएगा जो कि एग्जैक्ट है और करेक्ट है। इस तरीके से जो ना वीज़ा ऑफिसर भी अपनी परेशानी से बच जाता है, आप लोगों को भी परेशानी नहीं होती। तो उसके बाद जनाब आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आ गया जी। ये प्लेस ऑफ बर्थ आप अपने पासपोर्ट से देखेंगे, जो भी वहाँ पे लिखी होती है। किसी की फैसलाबाद लिखी, किसी की लाहौर लिखी, किसी की गुजरात लिखी, जो भी होगी वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ कि आपकी जो है ना पैदाइश किस कंट्री में हुई है वो लिखें। ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो पाकिस्तानी लिखेंगे। उसके बाद जो है ना मेल फीमेल जो भी आपका जो है ना वो सेक्स है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, सेपरेट यानी कि ट्रेंट है। उसके बाद यानी कि डाइवोर्स तलाक याफ्ता, विडोड बेवा। उसके बाद सिविल पार्टनरशिप में अगर रह रहे हैं तो वो वाला। तो ये क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म स्टडी वीज़े, जॉब वीज़े, फैमिली रियूनियन वीज़ा, उसके बाद लैंग्वेज वीज़ा, एयू पेयर वीज़ा सबके लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से उन्होंने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि सारी एंट्रीज इसमें आ जाएँ। तो आपने देखना है जो आपको सूटेबल लगती है वो आपने लिखना है। अगर आप हस्बैंड के पास जा रही हैं तो आपको जो भी आपको सूटेबल लगता है। सिंस आ गया, अगर आप शादीशुदा हैं तो किस डेट से आप शादीशुदा हैं वो डेट लिखेंगे। उसके बाद आपकी मौजूदा नेशनैलिटी क्या है वो लिखेंगे। इससे पहले नेशनैलिटी आपकी कौन सी थी, अगर वो भी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिख दें, अगर खाली छोड़ना तो खाली छोड़ दें। अगर उसके बाद आ गया जी आपके बच्चों की डिटेल। आपने यहाँ पे उन बच्चों की भी डिटेल लिखनी है जो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रही, यानी कि 18 साल से बड़े हो चुके हैं। आपने जैसे इस पर यस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके बच्चों की डिटेल की एंट्री आ जाएगी एक बच्चे की डिटेल के लिए। उसके बाद अगर मज़ीद बच्चों की एडिशन करनी है तो इस पर क्लिक करें, मज़ीद बच्चों की एडिशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ऐड करते जाएंगे, इस पर क्लिक करते जाएंगे तो सारे बच्चों की डिटेल आप एंटर कर लेंगे। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप यस पे क्लिक ना करें, तो इससे यह कि आपके बच्चों की एंट्रीज़ वाले जो
खाने हैं ना या फीलिंग्स हैं वो ओपन नहीं होंगे। तो ये आपने याद रखना है कि आपने बच्चों में अपने उन बच्चों को भी शामिल करना है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो आपके साथ नहीं जा रहे। यहाँ पे जो है ना, जो आपका पार्टनर जर्मनी में है, अगर आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की डिटेल आ जाएगी, उनका लास्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम, ये सारी उनकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आ गया जी पेरेंट्स ऑफ एप्लीकेंट। जो बंदा अप्लाई कर रहा है, अगर आपकी वाइफ अप्लाई कर रही है तो उसके वालिदैन की डिटेल आ जाएगी। उनके सबसे पहले फादर का लास्ट नेम आ जाएगा, फिर फर्स्ट नेम आ जाएगा, फादर की नेशनलिटी, उसके बाद फादर की डेट ऑफ बर्थ, फादर की प्लेस ऑफ बर्थ। अगर फ़र्ज़ करें जी वो पैदा गुजरात में हुए हैं, रहे वो इस वक्त लाहौर में रहे हैं, तो उस तरीके से उनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस लाहौर हो जाएगी और प्लेस ऑफ बर्थ उनकी जो ना वो गुजरात हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ना आपकी माँ का नाम, जो बंदा अप्लाई कर रहा है पाकिस्तान से वीज़ा, अगर अगर आपकी वाइफ अप्लाई कर रही है तो वाइफ की माँ का नाम, वाइफ की माँ का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद उनकी नेशनलिटी, ये सारी वही डिटेल जो ऊपर आपके फादर के लिए थी। उसके बाद जनाब ऑक्यूपेशन लर्न, कि आपका जो ना इस टाइम जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका कोई प्रोफेशन है, वो इस वक्त कोई जॉब कर रहा है। अगर कोई वो पुलिसमैन है या जो भी जॉब वो करता है, कोई अगर कोई वाइट कलर जॉब है, अगर उसके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो नो ऑक्यूपेशन लिख दें। अगर इन प्रोफेशंस में आपका प्रोफेशन फॉल नहीं करता तो आप यहाँ पे अदर प्रोफेशन पर क्लिक कर दें। अगर आप फ़र्ज़ करें जी मेडिकल फील्ड के बंदे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेडिकल, आगे उसकी डिटेल लिख देंगे कि आप जो ना मेडिकल में क्या हैं, आप सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, क्या है। आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब का यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख देंगे कि मैं कोई मेडिकल ऑफिसर हूँ या मैं कोई प्रोफेसर हूँ, जो भी आपका है। इस तरीके से जो ना आपने अगर डिटेल लिखनी है तो लिख सकते हैं, नहीं तो खाली एक प्रोफेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये क्योंकि ज़रूरी नहीं है। ठीक है जनाब। उसके बाद जनाब आगे आ गया जी, आपने अपना एड्रेस लगाना है, जो पाकिस्तान में आपका एड्रेस है, स्ट्रीट, हाउस नंबर, ये सारी डिटेल। उसके बाद अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रह रहे हैं जाके, मिसाल के तौर पे कतर में या दुबई में, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि आपके पास रेजिडेंस परमिट किस तरह का है, ब्लू कार्ड है, वर्क वीज़ा है, किस तरह का है, या किसी और कंट्री में भी अगर आप रह रहे हैं। उसके बाद आपके रेजिडेंस परमिट के ऊपर जो नंबर लिखा है वो लिखना है, और आपका रेजिडेंस परमिट किस डेट तक वैलिड है वो डेट लिखनी है। आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से साल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से महीना सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं और पाकिस्तान में ही हैं तो फिर आप इस यस को जो ना सेलेक्ट ना करें। अगला आ गया जी आपके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स। ऑफ कोर्स आपके पास पासपोर्ट ही होगा। जब आप पाकिस्तान से वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपका पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपका पासपोर्ट किस डेट पे इशू हुआ है और कब तक वैलिड है, ये सारी डिटेल आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है। उसके बाद जनाब इशूइंग स्टेट आपकी कौन सी है, कि आपकी स्टेट क्या है, कि वो पाकिस्तान से इशू हुआ है, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो किसने इशू किया जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और आपके जिस इलाके से इशू हुआ, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, जो भी इलाका है आपका वो यहाँ से लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद जनाब है जी आपका पर्पज़ ऑफ स्टे, या वहाँ पे जो ना आप किस काम के लिए जा रहे हैं, ये आपके वीज़े की टाइप होगी, स्टडी, जॉब, फैमिली रीयूनियन वीज़ा, ये सारे। क्योंकि ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये इन सारी कैटेगरीज के लिए एक ही फॉर्म है। तो अगर आप फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए जा रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें। अगर आप जो ना फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए, जॉब के लिए या स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आप अगर अपना स्टे मिसाल के तौर पर लिखना चाहें कि जी मैं 27 अप्रैल 2026 से लेके, अगर आप मिसाल के तौर पे स्टडी के लिए जा रहे हैं तो 27 अप्रैल 2030, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका जो ना वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, वीज़ा आपका एक्सटेंड होता रहेगा। हाँ, अगर आपका जो ना 12 महीने का स्टे है जो कि लैंग्वेज कोर्स के लिए और एयू पेयर के लिए होता है, आप येस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो एंट्री ना ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। क्योंकि इसका मतलब येस पे क्लिक करने का मतलब ये है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपको 12 महीने का वीज़ा मिले और 12 महीने से ज़्यादा आपको एक्सटेंशन ना मिले। और लैंग्वेज कोर्स में और एयू पेयर में मोस्टली एक्सटेंशन आपको नहीं मिलती, आपको 12 महीने के बाद जो ना वापस जाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना ये जो है ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा और फैमिली रीयूनियन वीज़ा, इसके लिए आप यहाँ पे ये वाली एंट्री लिख सकते हैं और उसके लिए आपको येस पे टिक नहीं करना। हाँ, अगर आपका छोटा वीज़ा है लाइक एयू पेयर या लैंग्वेज कोर्स तो उसके लिए आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपको 12 महीने का वीज़ा मिलेगा, एक्सटेंड नहीं होगा। फैमिली रीयूनियन वीज़े के ऊपर आप अपना एस्टिमेटेड स्टे लिख दें। अगर आपके हस्बैंड के पास मिसाल के तौर पर कोई रेजिडेंस परमिट है जो कि एक्सटेंड होता है बार बार, तो कोई 2 साल के लिए वैलिड है तो 2 साल लिख दें, अगर 3 साल के लिए वैलिड है तो 3 साल लिख दें, नहीं तो कोई भी फर्जी डेट आप डाल दें जो कि साल 2 साल की लंबी हो, तो इसका मैटर नहीं करता, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। उसके बाद जनाब आगे आ गया जी रेफरेंस। आप जो है ना जर्मनी में किस बंदे के पास जा रहे हैं उसका आप रेफरेंस लिखें। अगर आप जो है ना अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं तो हस्बैंड लिखें। उसके बाद उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद जो है ना आगे सारी डिटेल एंटर कर दें, उनका स्ट्रीट, हाउस नंबर, ये सारा, वन ऑड यानी कि टाउन या सिटी, उसके बाद पोस्टल कोड, ये सारा, फ़ोन नंबर,
ये सारी एंटर कर दें। अगर आप अपने जो ना बच्चे के पास जाने को, कोई आपका माइनर चाइल्ड है तो आप अपने लिख दें जी अपने सन के पास जा रहे हैं। अगर आप अपनी बेटी के पास जा रहे हैं तो अपना डॉटर लिख दें। इस तरीके से अगर आप जो ना किसी कंपनी के पास जॉब पे जा रहे हैं तो आप उस कंपनी की डिटेल लिखें। ये सारी जो है ना, अगर आपका जॉब वाला वीज़ा है, या अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में लिखें। अगर आपका स्टडी वीज़ा तो ये सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरीके से जो ना वो डिटेल आपकी जो ना ये मॉडिफाई हो जाती है। उसके बाद जनाब आगे आ जाए जी मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे, कि आप जर्मनी में रहते हुए आपका जो स्टे है उसको कौन सपोर्ट करेगा। अगर आप फैमिली रीयूनियन वीज़े पे जा रहे हैं तो आप लिख दें जी मेरा स्पाउस जो कि जर्मनी में है वो सपोर्ट करेगा। अगर आपका खामद है तो खामद का लिख दें कि आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, हस्बैंड। अगर वाइफ है तो वाइफ का लिख दें। अगर आप खुद जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़े पे तो आप लिख दें जी स्पेयर कॉन्टो, यानी कि ब्लॉक अकाउंट, ब्लॉक्ड अकाउंट। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं, अगर आप जॉब वीज़े पे जा रहे हैं तो आप लिख दें जी एम्प्लॉयमेंट विद उस कंपनी का आगे नाम लिख दें। इसके लिए आपके पास ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट भी होगा जब आप एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे जाते हुए अपना खर्चा लेके जा रहे हैं तो आप उसमें भी स्पेयर कॉन्टो लिख सकते हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कार्ड में होता है। उसके बाद है जी आपके पास फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट है, यानी कि आपके पास फर्फलिस्टिंग में है, या जो है ना आपके पास फॉर्मल एप्लीकेशन है। तो अगर है तो आप यस पे क्लिक करें। अगर स्पॉन्सर वाला केस है तो उसमें भी आप यस पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपके स्पॉन्सर की सारी डिटेल यहाँ पे पूछ लेगा, तो साथ ही फॉर्मल एप्लीकेशन की सारी डिटेल आ जाएगी। हाँ जी, फॉर्मल एप्लीकेशन आपके पास है, यस। उसके बाद जनाब ये किस बिहोर्डे से इशू हुआ, ये जर्मनी के अंदर सारे बिहोर्डे हैं। आपके जिस बिहोर्डे से इशू हुआ आप वो बिहोर्डे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस डेट से इशू हुआ, क्योंकि जो फॉर्मल एप्लीकेशन या फिर फर्फलिस्टिंग का क्लियरिंग 6 महीने के लिए वैलिड होता है, तो इसकी वैलिडिटी डेट के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि किस डेट पे इशू हुआ है, ये आपने उसकी डेट लिखनी है। उसके बाद है कि जर्मनी में आपने किस जगह पे जाकर रहना है। अगर आपको पता है तो आप लिखते हैं, नहीं भी है तो ज़रूरी नहीं। उसके बाद पोस्टल कोड और टाउन और सिटी, जिस इलाके में आपका हस्बैंड रहता है तो उसका आप जो ना सारी डिटेल लिख दें, उसका पोस्टल कोड और उसका सिटी, या जहाँ पे जाके आपने यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है वो आप एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद है जी हाउ विल यू अकोमोडेटेड, आपकी अकोमोडेशन क्या होगी, सिंगल रूम होगी। अगर स्टूडेंट जा रहे हैं तो मोस्टली सिंगल रूम ही होते हैं। अगर आप अपने खामद के पास जा रहे हैं अपार्टमेंट विद 2 रूम्स, अपार्टमेंट विद 3 रूम्स, जो भी है वो लिख दें। अगर आप जो आपके पास कोई शेयर्ड अकोमोडेशन है जिसको वोनगेमाइंशफ्ट कहते हैं, जिसको वेगे कहते हैं, तो उस पर ये कर दें। उसके बाद ये कि आप इस टूर के दौरान अपनी जो परमानेंट रेजिडेंसी वो आपकी जर्मनी होगी। अगर आप शॉर्ट स्टे के लिए जा रहे हैं लाइक स्टडी हो गया, उसके बाद जो है AU पेयर वीज़ा हो गया, लैंग्वेज वीज़ा हो गया, उसमें आप लिख दें कि मेरी जो रेजिडेंसी है वो पाकिस्तानी रहेगी, कि मैं पाकिस्तान वापस मुड़ूंगा। और अगर आप जॉब वीज़े पे जा रहे हैं या फिर जो ना फैमिली रीयूनियन वीज़े पे जा रहे हैं तो इस पर आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने वहाँ ही रहना है जब तक आपकी जॉब है या जब तक आपका हस्बैंड वहाँ पे, तो इस पर आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जनाब आगे आ गया जी डू फैमिली मेम्बर्स इंटेंड टू अकम्पनी यू, अगर कि फैमिली मेम्बर आपके साथ जा रहा है तो उसका आप नाम लिखते हैं, उसकी थोड़ी सी आप डिटेल लिखते हैं, जितनी मर्जी लंबी आप डिटेल एंटर कर दें, यहाँ पर डिटेल एंटर हो जाएगी। अगर नहीं जा रहा तो इस पर टिक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जर्मनी में इससे पहले भी कभी रहे हैं तो यस पे क्लिक करें, किस डेट से किस डेट तक रहें और किस इलाके में रहें। एक एंट्री आप लिखेंगे तो दूसरी एंट्री खुद ब खुद ही हो जाएगी। तो लास्ट आपने 5 स्टे लिखने हैं कि जर्मनी के अंदर जो हुए। अगर आपका कोई स्टे नहीं हुआ तो आप इस पर क्लिक ही ना करें, तो ये एंट्री नहीं शो करेगा। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर है तो उसकी सारी लिखें कि जर्मनी के अंदर है या फिर जर्मनी से बाहर है, किस तरह का था, तो वो सारी अपनी डिटेल लिखनी है। अगर नहीं है तो आप लिख दें कि नो। उसके बाद जनाब आपका जर्मनी से, उसके बाद पूछ रहा है कि आपको जर्मनी से इससे पहले कभी एक्सपेल हुए हैं, डिपोर्ट हुए हैं, या आपने कभी वीज़े के लिए अप्लाई किया हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो अगर हुआ है तो फिर उसकी थोड़ी सी रीज़न लिखें, डिटेल लिखें। अगर नहीं हुआ तो नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको कोई डिजीज़ है, ये सारी बीमारियां हैं, चीचक, पोलियो, उसके बाद हैज़ा, उसके बाद ताउन, उसके बाद है जी जर्द बुखार, कुछ जो ना यहाँ पे फ्लू हैं, ये सारी डिजीज़ हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई है डिजीज़ तो उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल लिखें। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद जनाब अपने सेव पे क्लिक करना है। सेव के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो ना लिखा हुआ आएगा। फिर आपने इस पर क्लिक करना है PDF डाउनलोड के ऊपर। जब आप PDF डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म इस तरीके से डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। आप जब उसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से वो लगेगा। ये उसके ऊपर बारकोड लगा होगा। इस बारकोड को वीज़ा ऑफिसर स्कैन करेगा तो उसके पास ये सारी डिटेल उसके कंप्यूटर में चली जाएगी। तो ये जो ना इसकी प्रोसेसिंग बड़ी जो ना ईजी हो जाती है। इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से जो ना स्क्रीन के ऊपर जो ना होता रहता है, हमारा पेज जो ना वो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद भी आगे नहीं चलता है। ये जो गोल गोल जो घूमता रहता है ना, ये मेरे हिसाब से उस केस में होता है जब आप अपने पेज को जो ना यहाँ से चेंज करने के बजाय ना आप उस पर राइट क्लिक करके ना यहाँ से चेंज करते हैं लैंग्वेज। तो उस वजह से जब आप फिलिंग करते हैं तो एंड पे जो ना वो रोटेट होता रहता है, तो जिस वजह से वो एरर दे देता है। तो आपने अगर लैंग्वेज चेंज करनी तो आप कोशिश करें यहाँ से चेंज करें। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, तो आप उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो ना इस पेज के ऊपर जाके
आपको साइन करने की ऑप्शन दी है उन्होंने। आपने जो ना प्रिंट लेना है, प्रिंट लेने के बाद इसको ऐसे ही अटैच करना है जैसे मैंने फैमिली रीयूनियन वीज़ा के जो ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर बताया हुआ ना, तो उसके ऊपर आपने प्रिंट लेने के बाद साइन करना है। साइन करने के बाद अटैच करना है। तो इसमें ये लिखा है कि जो मैंने इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी है ये मेरे नॉलेज के मुताबिक करेक्ट और कंप्लीट है। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे एक हल्फनामा सा साइन करना है। आपने इसमें क्या करना है, इसमें भी आपने प्लेस लिखनी है, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर डालने हैं। अगर कोई बच्चा है तो बच्चे की जगह पे उसके वालिद साहब यानी कि उसके लीगल गार्डियन, उसकी वालदा जो भी हैं वो जो है ना उसके ऊपर साइन करेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपने जर्मनी का वीज़ा हासिल करने के लिए कोई फ्रॉड किया या कोई चक्कर दिया या आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपको जर्मनी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, तो आपका जो ना वीज़ा जो ना वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आप जो ना उनको इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ जी आप कर सकते हैं कैंसिल अगर मैंने गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। तो आपने इसके ऊपर अपने साइन करने हैं। साइन करने के बाद ये वाला जो है एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा। तो इसको आपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं पहले फैमिली रीयूनियन वीज़े वाले, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ इनको अटैच करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को। ये था जी विडेक्स वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग। ये आपको मैंने लॉन्ग टर्म कैटेगरी के लिए फिल करके दिखा दिया। शॉर्ट टर्म कैटेगरी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है और लॉन्ग टर्म कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स था थोड़ा सा और लंबा भी था। आई होप अब आप खुद ब खुद अपने तौर पर जो ना ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प लिए। ये वीडियो लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन आई एम श्योर कि ये आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।